आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय तक शायद आप भी और पूरा देश भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ध्वज फहराता हुआ देख चुका होगा। अयोध्या पिछले 6 सालों से गुलजार है, खबर के कारण भी और राम मंदिर निर्माण के कारण भी। आज पंचमी है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ आज ही हुआ था। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराए और फहराते हुए उन्होंने कुछ एक बातें कही, जिसके मूल में यह था कि भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है और हम मतलब प्रधानमंत्री उन तमाम प्रतीकों को मिटा रहे हैं जो प्रतीक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक गुलामी के प्रतीक थे। हम इसी पर बात करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और हमारे साथ आज इस डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं न्यूज फॉर नेशन के कंसल्टिंग एडिटर सुनील पांडे। पांडे सर का लंबा पत्रकारिता का करियर रहा है, मैं समझता हूं कि 2 दशक से ज्यादा। बिल्कुल। हम इनसे उस नेशनल वाइब्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री आज अयोध्या से छोड़ रहे थे। क्या ये सिर्फ सांस्कृतिक जागरण का मसला है? क्या ये रोटी कपड़ा मकान व्यवहारिक सुरक्षा इन तमाम चीजों से लोगों के ध्यान भटकाने का मसला है, या निगाहें हैं बंगाल पर और निशाने पे ममता बनर्जी हैं? हम तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पांडे सर से मेरा पहला प्रश्न यह है कि 2014 से ये 11 साल बीत चुका, भारत लगातार एक शब्द को सुन रहा है कि भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा है। कई लोगों ने कहा कि असली आजादी अभी ही आई है। उनका तात्पर्य था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी आजादी नहीं होती है। आजादी का मतलब यह है कि आपकी सांस्कृतिक आजादी भी हो, आप अपने पहचान के साथ सिर उठाकर चल सकें। अभी तक इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान या सांस्कृतिक आजादी की चर्चा ही होती रहेगी, या सोना का भाव चढ़ रहा है, डॉलर संभाले नहीं संभल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ये कहे कि ट्रंप के सत्तारोहण के बाद लगातार हिचकोले खा रहा है, इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? देखिए धीरेन्द्र, आपके प्रश्न में कई आयाम छुपे हुए हैं और सभी आयामों के पीछे उसकी विशेष चर्चा होनी चाहिए और सबका कारण है। नरेंद्र मोदी अकारण कोई काम नहीं करते हैं। राजनीतिक सूझबूझ में इनका कोई सानी नहीं है। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, देश की बात छोड़िए। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं जी। गुजरात में ये 2012 में शपथ ले रहे थे जी, और शपथ लेने के बाद बतौर मुख्यमंत्री जी, इन्होंने हिंदी में संबोधन दिया। जी। गुजराती मास मीडिया या मास जनता को हिंदी में संबोधन देने की क्या जरूरत थी? मतलब निगाहों में 2014 देश था। था। निशाने पे गुजरात की जनता और निगाह दिल्ली की कुर्सी पर। हाँ, चूंकि हिंदी जानना और हिंदी में संबोधन देकर पूरे राष्ट्र के साथ अपने को स्थापित करना, ये उद्देश्य था। मैं कह रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि मोदी कोई भी काम अकारण नहीं करते, उसका लंबा असर होता है, भविष्य में उसका असर दिखता है। रही बात सांस्कृतिक उत्थान की, बिल्कुल 2 दशक या 2014 से आप मान लीजिए तो ये सांस्कृतिक उत्थान का वर्ष है। मौसम चल रहा है जी। आप कुछ भी कहें, हमारी सांस्कृतिक उत्थान के बिना कोई भी उत्थान अधूरा है। 70 वर्ष से ज्यादा देश की आजादी को हो गया, आखिर इसकी जरूरत आज क्यों पड़ी? जी। ये मंदिर पुनरुत्थान की बात आई थी जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी ने उनको मना कर दिया था। सोमनाथ मंदिर की आप चर्चा कर रहा हूं। तो संघर्ष तो वहीं से था, लेकिन साहस, लेकिन अजमेर जाने पर मना नहीं करते थे। अजमेर जाने पर मना नहीं करते थे। हाँ। तो ये साहस की जरूरत तो उसी समय से थी। राजेंद्र प्रसाद उतने राजनीतिक कुशल शायद नहीं हुए होंगे, पटेल अपना विरोध उतना नहीं कर पाए होंगे। एक चर्चा ये रहती है कि 1947-48 से देश की आजादी के बाद से
राम मंदिर जो विवादास्पद ढांचा था उसके अंदर रामलला का प्रकाट होता है। और 1984 के बाद से जब विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेती है और 1987-88 में भाजपा इस संकल्प के साथ हो जाती है, उस समय से भाजपा रामलला के आश्रय केंद्र की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है। 1998 में पहला मौका मिला और 2014 से प्रचंड मौका मिला। मंदिर निर्माण के बाद लोग कहते हैं कि यह मुद्दा भाजपा के लिए प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि मुद्दा हल हो चुका था। प्रधानमंत्री येन केन प्राक्रेन इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि राम के ही सहारे इनकी राजनीति सधती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। राम और अयोध्या एक प्रतीक है, उससे कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अयोध्या आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है जी। सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस होने जा रहा है, तो रोजी रोटी तो वहां भी है। बिना माइनस अयोध्या ऐसा कहाँ था कि हमारे पास रोजी रोटी नहीं थी? नहीं, मेरे प्रश्न का आशय ये था कि राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद, शिलान्यास से लेकर लोकार्पण होने के बाद, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद दोनों ने कहा कि अब हमारे पास, हम ना ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाने जा रहे हैं, ना मथुरा का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। जो हमने टारगेट लिया था वो टारगेट फिक्स किया। लेकिन बीजेपी के साथ समस्या ये है कि अगर ज्ञानवापी का मुद्दा न उठे, मथुरा का मुद्दा न उठे, तो शायद वोट कैश करना इनके लिए मुश्किल होगा, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडितों का कहना है। इसीलिए शिलान्यास से लेकर लोकार्पण और लोकार्पण से लेकर आज ध्वजारोहण तक एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लगे कि अब भारत में कुछ और नहीं बचा, यही सब कुछ है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसका कारण आप देखिए कि विश्व राजनीतिक उपस्थिति में भारत हर जगह मौजूद है। ठीक है, आप पूरे देश को मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं जी, इसकी भी तो लोग आलोचना करते हैं। आर्थिक समृद्धि का ये प्रमाण है कि आप पिछले कोविड काल से जो फ्री अनाज देने की बात हुई पूरे देश में दे रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि भूखे नंगे को 2 वक्त की रोटी अब सरकार मुहैया करा रही है। लेकिन यहाँ तो 10,000 रुपया भी दिया गया। बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 10,000 दिया गया और 2 लाख देने का वादा किया गया। बिल्कुल, ये 10,000 रुपया इस बात का संकेत था कि 2 लाख रुपये तभी मिलेंगे। ये बीज था। आप उद्योग लगाने के लिए जो सीड अमाउंट बोला जाता है उसके लिए है। तो आपका नजरिया होना चाहिए कि आप किस नजरिए से इस बात को देखते हैं। जो महिलाएं इन 10,000 के बाद ब्लूप्रिंट के साथ सरकार के पास आती है कि हमारा ये प्लान है, ये हमारा पेपर है, उसको ऑथेंटिकेशन होने के बाद उसको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, किस्तों में दिए जाएंगे, जो हर उद्योग के बढ़ावे के लिए दिया जा रहा है। और जब तक आप उद्योग को घर तक नहीं जोड़ेंगे, छोटे छोटे उद्योग से नहीं जोड़ेंगे, और इसके लिए महिला से उपयुक्त कोई बंदा नहीं हो सकता है। पुरुष से बेहतर इसके लिए विकल्प सरकार मानती है कि महिलाएं हैं। और महिलाओं का बिहार की राजनीति में क्या महत्व है, नीतीश से बेहतर इसको कोई नहीं जानता है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा नीतीश को मिला या एनडीए को मिला, इससे किसी की माने असहमति होनी नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ा विशेष विषयांतर हो रहे हैं। ये आपका ये कहना है कि मंदिर निर्माण सिर्फ सांस्कृतिक जागरण का विषय नहीं है, इससे आर्थिक उन्नति भी हो रही है, और जहां जहां इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, जहां जहां मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहां पर व्यापार व्यवसाय भी पनप रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं। अब हम इसके एक राजनीतिक पहलू पर चलना चाहते हैं। राम मंदिर लोकार्पण का कार्यक्रम आप लोगों भी नहीं देखा होगा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुनील पांडे सर ने भी देखा। उस कार्यक्रम में एक हाथ आगे था और दूसरा हाथ पीछे था। अगला हाथ था प्रधानमंत्री का और पीछे खड़ा रहने वाला शख्स मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख। आज एक दूसरी तस्वीर दिखी, आज दोनों हाथ साथ साथ थे। अब यह प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव के दरमियान महाराष्ट्र में, जहां पर संघ सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, महाराष्ट्र तो उसकी जन्मभूमि है संघ की, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और पॉलिटिकल पंडितों ने कहा कि बीजेपी की नाराजगी के कारण भाजपा जहां 400 के पार जाना चाहती थी, 240 पर सिमट गई। क्या बीजेपी को अपनी गलती का एहसास है और उस एहसास को
उसके लिए एक निवारण का रास्ता खोजा जा रहा है कि आज दोनों हाथ साथ साथ दिखे। आज मोहन भागवत पीछे हाथ बांधे हुए खड़े नहीं थे, बल्कि जो ध्वजारोहण के लिए जो मशीन लगाई गई थी जिसको घुमाना था, मोहन भागवत साथ में घुमा रहे थे। आरती की थाली दोनों को मिली, दोनों। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ये तस्वीर आज चर्चा भले कर रहे हो, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद जी देश का एक जो बड़ा, थोड़े लोग ऐसे हैं जी जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, जी उनको आज रात में नींद नहीं आई, ये दावा है। अच्छा। क्योंकि बात बात पर आरएसएस को घेरना, हाँ पूछना, कहना, हाँ और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान आ गया था कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नड्डा ने कहा श्रीमुख था। से निकला हुआ यह बयान था। ये बहुत घातक रहा जी। और उसको अमेंड करते हुए, उसको शुद्ध करते करते, उसको करेक्ट करते करते चुनाव पार लग गया। महाराष्ट्र में उनको झेलना पड़ा। ये अलग बात है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा इनको हरियाणा चुनाव में मिला। बिहार चुनाव भी इससे बाहर नहीं है। बिहार चुनाव में अभी इसका मतलब वो उस गलती को सही करने का फायदा मिला। बिल्कुल फायदा मिला। हाँ। और सबको ही जानता है कि आरएसएस सांस्कृतिक संस्था है, हाँ। संगठन है, बावजूद इसके राष्ट्रहित में वो बीजेपी के लिए ग्राउंड पर काम करता है। इसको ऐसे भी तो जाना जाता है ना कि बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ही है। ये तो कहने वालों के लिए बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई सांस्कृतिक ये संगठन नहीं है जो एंटी नेशनल हो। यदि देश हित में कोई भी काम करता हो, कोई भी सरकार हो, उसके साथ यदि खड़े होकर कोई संस्था काम करती है तो सराहनीय है। उसकी व्याख्या लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हो, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई गलत नहीं है। हर पार्टी के पीछे कई संगठन होते हैं जी। तो उसी तरह से एक आरएसएस संगठन है, बेशक नॉन पॉलिटिकल सोशल संगठन है, लेकिन इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र प्रगति है, और आरएसएस इसके लिए भाजपा को उचित मानता है। अच्छा, ये इस बात को कितना जायज आप ठहराते हैं कि प्रधानमंत्री के समकक्ष एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है, प्रधानमंत्री के साथ वो हर काम वो ऐसा ही कर रहा है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस देश में किसी भी संवैधानिक या व्यवधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं है, ना ही वो प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है। एक व्यक्ति का कद अगर प्रधानमंत्री के इतना समतुल्य हो रहा है तो इसको आम जनता कैसे समझे? ये देखिए, ये प्रोटोकॉल का विषय नहीं है। अच्छा। ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, या वहां अयोध्या में जो कमेटी इस बात को देख रही होगी उसको निर्णय लेने का। मैं तो इस बात को ऐसे भी देख रहा हूं कि अयोध्या के मुख्यमंत्री जो स्वयं संत हैं, सन्यासी हैं, वो पीछे हाथ बांधे खड़ा रहे। और एक्चुअली इस तरीके के कार्यक्रम में जब धार्मिक कर्मकांड होता है तो संतों की भूमिका, सन्यासियों की भूमिका प्रमुख रहती है, वो अग्रगणी होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ न तो आचार्य की भूमिका में दिखे, ना यजमान की भूमिका में दिखे, वो पीछे खड़ा होने वाले लक्ष्मण या हनुमान की भूमिका में दिखे। देखिए, वो योगी है, त्याग उनका सबसे बड़ी विशेषता है, उनकी पूंजी है, वही त्याग है। वो अपने को पीछे रख के जो प्रधानमंत्री हैं या जो आरएसएस जिनकी बात आप चर्चा कर रहे हैं, उनको साथ रखा गया है। संकेत, चित्र बहुत बड़ा संकेत देता है जी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चित्र के बाद कई लोगों की नींद हराम हो जाएगी कि चूंकि आने वाला जो चुनाव है, जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसके लिए बहुत ही अच्छा, कई लोगों की हम जरा क्लियर कर देते हैं। आप ममता बनर्जी की ओर कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सुने हैं कि बिहार से रास्ता बंगाल की ओर जा रही, गंगा यहां से आगे बढ़ेगी तो बंगाल जाएगी, तो संकेत तो साफ है, वो खुलेआम कह रहे हैं, तो इसमें कोई छुपाव वाली तो बात है नहीं। तो आरएसएस तो बंगाल में पहले से भी सक्रिय है और अभी भी सक्रिय है। आरएसएस की भूमिका जिस तरीके से प्रदेश में होती है वैसे है। अब बीजेपी को क्या लग रहा है कि बिना आरएसएस के साथ लिए बंगाल फतह मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी अपने बूते 2 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल लड़के देख ली। लाख जद्दोजहद करने के बावजूद आप विपक्ष की कुर्सी पर बड़ी ताकत के साथ बैठे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत के साथ ट्रेजरी बेंच तक नहीं बैठ पाए। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसको देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या आधिकारिक प्लेटफॉर्म हो, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, ये तो नहीं कहेंगे कि आरएसएस की सेवा की मुझे जरूरत है, लेकिन आरएसएस बैकबोन की तरह काम करता है, ग्राउंड पे काम करता है, कनेक्ट करता है, इंडिविजुअली लोगों के पास जाता है, हर एक टोले मोहल्ले को कनेक्ट करता है भाजपा के साथ। तो ये बड़ी बात है। और यदि आरएसएस पूरे मनोयोग के साथ बंगाल में लगती है, जो मेरी सूचना के अनुसार लगी हुई है, तो हो सकता है कि तस्वीर इनके फेवर में हो, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वो शायद उनके अनुकूल वहां का रिजल्ट। मतलब मुद्दे चाहे जितने मजबूत हो, अगर संगठन आपका मजबूत नहीं है तो आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं।
ये नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा, मैं नेतृत्व इसलिए कह रहा हूं कि संगठन इस समय मोदी के साये में है, मोदी के आगोश में है। भाजपा इस बात को समझ रही है और पूरे बंगाल में बीजेपी का संगठन उतना सशक्त नहीं है जितना सशक्त संगठन आरएसएस का है। लिहाजा आज जब दोनों हाथ एक साथ ध्वजारोहण के लिए उठे तो ये समझ लीजिए कि अयोध्या से चलकर ये पताका कहीं फहराता हुआ दिख रहा है तो ये दिशा पूरब की ओर है और बंगाल निशाने पर है। हमारे साथ थे सुनील पांडे। हम इन तमाम विषयों को टटोलने की कोशिश कर रहे थे जो विषय आज अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण से निकलकर पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस ध्वजारोहण का मतलब सिर्फ सांस्कृतिक है या इसके साथ कुछ राजनीतिक मसला भी जुड़ा हुआ है और इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके भी प्रश्न हमारे इस डिस्कशन में आए होंगे। सुझाव जरूर दीजिएगा कार्यक्रम कैसा लगा। हम जल्द ही दूसरे मुद्दे पर सुनील पांडे सर के साथ या किसी अन्य अतिथि के साथ आएंगे और उन मुद्दों को आपकी भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि आप चीजों को सतही तौर पर और गंभीरता से समझिए, दोनों स्तर पर समझिए और फैसला आप लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के मालिक आप खुद हैं। धन्यवाद।